हेलो एवरीवन, मेरा नाम बंती है और मैं आप सबका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कैलेंडर को आगे प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने लास्ट उसको एंड किया था कि डिफरेंस जो होता है, लीप ईयर ज़रूरी नहीं है कि 4 साल में ही आता है, 8 साल में या कोई और भी गैप हो सकता है। उसका हमने प्रूफ भी देखा था। अब आज हम चीज़ देखेंगे कि 100 साल में 29 डेट कितनी बार आती है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, लास्ट वीडियो आप सब देखोगे तो उसमें है कि 29 फेब कितनी बार आती है और इसमें बोला गया 29 तारीख कितनी बार आती है। उसमें क्या लगाया गया, फेब, और इसमें 29 तारीख जनवरी की भी हो सकती है, फेब्रुअरी का तो डिपेंड करता है लीप ईयर है कि नहीं, मार्च में भी हो सकती है, अप्रैल में भी हो सकती है। मतलब हर महीने की 29 तारीख की बात करी गई है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया जाता है, या तो ये अगर टोटल 29 कितनी बार आ रहा है तो हम उसको सारे मंथ में काउंट करेंगे, और अगर पूछा जाए सिर्फ 29 फेब कितनी बार आता है 100 साल में, तो वो तो हमने देखा था कितनी बार आता है, 24 बार आता है। सबको इतनी बात क्लियर है? तो इसको कैसे करेंगे? अगर एक बात करूं मैं ऑर्डिनरी ईयर की, सामान्य वर्ष की बात करूं, तो सामान्य वर्ष में क्या होगा, कितनी बार आएगा 29? तो हम बात करते हैं 11 महीने में आएगा। 11 मंथ्स में क्या आएगा, 29 आएगा। कैसे 11 मंथ्स में आएगा? अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें 365 दिन होंगे, सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे, मतलब फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगी। इसका मतलब 11 मंथ्स होंगे फरवरी को हटा के, जिसमें क्या होगी, 29 तारीख आएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? और उसी तरह अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में 12 मंथ्स में 29 तारीख आएगी, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी की 29 तारीख भी आएगी। तो इसका मतलब ये हमें पता पड़ रहा है कि सामान्य वर्ष में तो 11 बार आएगी 29 तारीख, और अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो 12 बार आएगी। अब हमने ये चीज़ दिखी, हमें पता करना है 100 वर्ष में, तो हमें पता है 100 वर्ष में 24 क्या होते हैं हमारे, 100 वर्ष में 24 क्या होते हैं हमारे, लीप ईयर होते हैं। सबको ये बात पता है, कैसे निकालना सीखा है। और 100 में से 24 माइनस कर दूँ, मतलब 76 मेरे क्या हो जाएंगे, सामान्य वर्ष। कैसे निकाले? मुझे पता है 100 में से 24 100 वर्ष की बात करती हूँ, तो उसमें से मुझे ये चीज़ हमने सीख रखी है कि 24 तो मेरे लीप ईयर होते हैं, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे मेरे, सामान्य वर्ष। अब लीप ईयर में कितने होते हैं, 12, तो इसको तो मैं काई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 12 से। और अगर मैं सामान्य वर्ष की बात करूँ तो इसको काई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब क्या हुआ, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 24 प्लस 4 12 2 जा 24, 24 प्लस 4 28 हो जाएगा। इधर बात करूं 6 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 1 8। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1124। 8 और 6 14, 9 10 11 12, 8 9 10 11, आंसर कितना आ जाएगा, 1124। इसका मतलब टोटल 29 डेट 100 साल में कितनी बार आएगी, 1124 बार। सब लोग इसको डायरेक्ट याद रख लेना। लेकिन होता क्या है, एग्जामिनर आजकल सिर्फ 100 साल के लिए नहीं देता है, 500 के लिए पूछ लेगा, 1000 के लिए पूछ लेगा। तो अगर हमें निकालना आएगा तो हम हर चीज़ के लिए निकाल लेते हैं। जैसे मैंने पूछा, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताओ 500 साल में, 500 ईयर्स में 29 फेब कितनी बार आएगा। कैसे करेंगे, ये सबको समझ में आया? मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे। अब क्या पूछा गया है कि 500 ईयर्स में कितनी बार आएगा। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 500 ईयर्स की बात करूँ, मतलब पहले 100 की, फिर 200 की, 300 की, 400, 500। इतनी बात समझ में आई? या सोचो मैं पहले 400 की बात कर लेती हूँ कि पहले 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। मैं देखती हूँ कि 1 से इधर तक तो कितनी आती है, 1124, इधर भी कितनी आ जाएगी, 1124, इधर भी आ जाएगा 1124। लेकिन मैं अगर 400 साल की बात करती हूँ तो ये हमारा खुद एक क्या है, लीप ईयर है। ये क्या है हमारा, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को मैं 400 से विभाजित भाग करूँगी तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0। मतलब ये मेरा लीप ईयर है और बाकी सब मेरे क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। क्या है बाकी सब मेरे, सामान्य वर्ष। तो लीप ईयर होने के कारण इसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1125। तो इनका जोड़कर जो भी आंसर आएगा उतने 29 फेब 400 ईयर्स में होते हैं, 400 वर्ष में होते हैं। सबको इतनी बात क्लियर है? तो अगर हमें एक वर्ष का निकालना आ जाए कि 1124 होते हैं, मतलब 100 वर्ष में, तो हमें कितने भी वर्ष दिया जाए एग्जामिनर, हम इजिली निकाल सकते हैं। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
अब ये बहुत ही कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चंस में आंसर करते हैं तो डायरेक्टली ये पॉइंट्स काम आते हैं। कैसे, हम वन बाय वन समझते हैं। पहला लिखा हुआ है द डे ऑन विच ऑर्डिनरी ईयर बिकम्स इट विल एंड ऑन इट्स सेम डे। जिस दिन सामान्य वर्ष शुरुआत होता है तो वो ख़त्म भी उसी दिन से होता है। कैसे, मैंने बोला 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को क्या है, मंडे है, ऐसा मैंने बोला। तो इसका मतलब 2005 हमारा सामान्य वर्ष है। कैसे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब क्या है, सामान्य वर्ष है। रिमाइंडर 0 होता तो लीप ईयर है। तो 1 जनवरी 2005 को मंडे मतलब 2005 सामान्य। और मैंने बोला जिस दिन एक सामान्य वर्ष की शुरुआत होती है तो उसी दिन ख़त्म होता है। मतलब अगर मैं 31 दिसंबर 2005 की बात करूँ तो उस दिन भी क्या होगा, मंडे ही होगा। भले से आप कैलेंडर में चेक कर लेना, कोई सा भी सामान्य वर्ष उठाना, उसकी पहली तारीख और आखिरी तारीख को देखना, दोनों के दिन वार क्या होगा, सेम होगा। सोमवार से चालू हुआ तो सोमवार ही खत्म होगा, मंगलवार पे चालू हुआ तो मंगलवार पे ही खत्म होगा। पहली बात सबको समझ में आई। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है, वो कौन सा वर्ष होना चाहिए, सामान्य वर्ष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द डे ऑन विच लीप ईयर बिगिंस इट विल एंड्स ऑन नेक्स्ट डे। अब जिस दिन लीप ईयर, जिस वार पे लीप ईयर की शुरुआत होती है तो वो उसके एक दिन ज़्यादा पे ख़त्म होता है। कैसे, मैंने बोला 1 जनवरी 2008 को सोमवार है। क्या बोला मैंने, 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, मतलब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0, मतलब ये लीप ईयर है। तो मैं अगर पूछूं 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा तो आपका जवाब आना चाहिए क्या होगा, ट्यूसडे होगा। कैसे पता पड़ा, हमने ये चीज़ सीख ली कि जिस दिन जिस वार से किसी लीप ईयर की शुरुआत होती है तो वो जब खत्म होता है तो उससे एक दिन ज़्यादा पे खत्म होता है। दोनों पॉइंट्स क्लियर है। इसका प्रूफ भी मुझे पता है, लेकिन प्रूफ के लिए आपको ऑफलाइन सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि सारी चीज़ मैं आपको बताऊँ। अगर इसको आप करना है तो 365 से कर सकते हो कि 52 वीक्स 1 डेज होते हैं, तो उनको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको प्रूफ से भी समझ में आ जाएगा। सबको इतनी बात क्लियर है। थर्ड, मंथ हैविंग 29 डेज स्टार्ट्स एंड एंड विद सेम डे। जिस महीने में 29 दिन होते हैं, जिस महीने में कितने दिन होते हैं, 29, और हमें पता है ये सिर्फ फरवरी के महीने भी पॉसिबल है, और वो भी क्या होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए, तभी 29 आएंगे। तो जिस महीने में 29 दिन हैं वो स्टार्ट भी 1 तारीख से होते हैं और एंड भी सेम डे से ही होते हैं। जैसे इसी तारीख में बात कर लूँ, 2000 लीप ईयर है तो क्या होंगे, इसमें 29 दिन होंगे। मतलब मैं बात कर लूँ अगर 1 फरवरी 2008 को अगर मैं बात करूँ सोमवार है तो 29 फरवरी को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। सबको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो 29 दिन के महीने में शुरुआत जिस वार से हो रहा है खत्म भी उसी वार से होगा। अब जिस महीने में 3 दिन है वो उसके एक दिन बाद खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सोमवार से चालू हुआ तो एंड काई पे होगा, मंगलवार पे होगा। इतनी बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट डे पे होगा। और जिसमें 31 दिन होते हैं वो 2 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल मंडे से स्टार्ट हुआ तो उसका जो आखिरी दिन होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। सबको इतनी बात क्लियर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। देख, ऑड डेज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पे ख़त्म होता है। अब क्या होता है हम ये समझते हैं। ऑड डे का अगर मैं सिंपल सी बात समझूं तो इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। क्या मतलब, फॉर्मूला तो हमें सीखना ही है, तो क्या हुआ इसका मतलब, कितने भी दिन हुए उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारे विषम दिन होंगे। जैसे मैं एक बात करती हूँ, मैंने बोला 45 बताना है, इन 45 डेज में विषम दिन कितने हुए। क्या करना है, इस 45 को 7 से डिवाइड कर दूंगी, 7 6 42। तो मेरे पास रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 3 आया, और ये जो रिमाइंडर आया वही मेरा क्या है, ऑड डेज है या विषम दिन है। सबको इतनी बात क्लियर हुई। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा हमेशा विषम दिन होता है।
अब इसमें एक बात आती है, मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम हमारा ऑड डेज जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 6 से ज़्यादा कभी रिमाइंडर नहीं आता। और मिनिमम जो हमारे विषम दिन होने चाहिए वो क्या आने चाहिए, 0 होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम हमारे विषम दिन 6 होंगे और मिनिमम 0 होंगे। अब आप सबके बाद में दिमाग में बात आ रही होगी कि मैम अगर 6 से ज़्यादा विषम दिन आते हैं तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 से ज़्यादा आपके पास रिमाइंडर बचा 8, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को दिया रिमाइंडर 8, तो हम इसको वापस से 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट में क्या बचा, 1। तो उस चीज़ का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1। मतलब उसमें टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। तो इससे हमें एक और चीज़ पता पड़ती है कि विषम दिन अगर 6 से ज़्यादा आ रहे हैं, जब तक वो 6 और 0 के बीच में ना आए तो हम उसको बार बार 7 से क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और 7 क्यों लेते हैं, एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ऑड डेज मतलब विषम दिन की बात करी गई। 7 से डिवाइड करने के बाद जितने भी डेज बचते हैं वो हमारे ऑड डेज होते हैं। मैक्सिमम हमारा ऑड डे कितने हो सकता है, 6, और मिनिमम 0 ही होते हैं। इससे कभी ज़्यादा भी आते हैं तो हम उसको वापस क्या कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सबको इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं ऑड डेज। सबको बात क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया कि विषम दिन क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम एक स्टैंडर्ड चीज़ों की बात करते हैं कि सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, लीप ईयर में कितने होंगे, सेंचुरी ईयर में कितने होंगे। अब मुझसे पहला पूछा जाए क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि बताओ ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर। सबको इतनी बात पता है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 क्या होते हैं, डेज होते हैं। और हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है, विषम दिन निकालने हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड। 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर 15, 7 2 जा 14, 1। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो सब लोग के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर मैं सामान्य वर्ष में बात करूं तो मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। सबको ये बात क्लियर है। और याद होना भी चाहिए, हमने देखा था कि एक सामान्य वर्ष की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो एक दिन ये एक्स्ट्रा वाली तो ऑड डे है। क्लियर है सबको। तो सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे होगा। लीप ईयर की बात करती हूँ तो लीप ईयर में मैं देखती हूँ तो 366 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करूँगी, 7 5 जा 35, 1 6 इधर लिखूँगी, 7 2 जा 14। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। मतलब लीप ईयर में रिमाइंडर 2 आ रहा है। मतलब मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है। तो सामान्य वर्ष में मेरे पास 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं, 2। और इसमें भी हमने पढ़ा था कि जब लीप ईयर होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 52 वीक्स 2 डेज। तो ये एक्स्ट्रा 2 डेज ही तो यहाँ लिखा है। क्लियर है सबको क्या करा हमने। अब मैं सेंचुरी ईयर की बात करती हूँ। मुझे बोला गया है कि बताओ सेंचुरी ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 100 का। मुझे पता है 100 में 24 तो लीप ईयर होते हैं और माइनस कर दूंगी तो 76 तो मेरे क्या हो जाएंगे, सामान्य वर्ष हो जाएंगे। इतना तो मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि लीप ईयर में मेरे पास टोटल 2 ऑड डे होते हैं और सामान्य वर्ष की बात करती हूँ तो मेरे पास टोटल कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होते हैं। 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 48 आ जाएगा, ये 76 हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 124। मतलब मेरे पास क्या बोला गया है, 124। क्या 124 आंसर होगा, नहीं। इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 संजा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। 4 निकालें, 7 7 जा 49, तो कितना आ जाएगा, 49। और 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। सबको ये बात क्लियर है। डिवीजन तो सबको आता है। इसका मतलब कितने ऑड डेज है यहाँ पे, 5 ऑड डेज है। तो अगर 100 साल, कितने भी साल का पूछा जाए, अब इजली निकाल सकते हैं। अब जैसे बात यह है कि 100 साल में तो हमें पता पड़ गया कितने ऑड डेज आए, 5। अगर मैंने पूछा बताओ 200 साल में कितने आएंगे, तो 100 साल में 5 है तो 200 साल में कितने आ जाएंगे विषम दिन, 10 आ जाएंगे। उसी जगह मैंने पूछा जाए, अब एक बात बताओ,
मैंने बताया कि 200 साल में 10 आएंगे, तो क्या 10 मेरा आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी है कि विषम दिन में जो मैक्सिमम जो है 6 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो इस केस में क्या कर देंगे, इस 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 3। तो मतलब 200 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। सबको ये बात क्लियर है? अब पूछा जाए 300 साल में, तो 300 साल के लिए क्या हो जाएगा, 100 साल में कितने हैं 5, तो 300 साल में कितना हो जाएगा 5 × 3 आ जाएगा। उसी जगह 400 साल में पूछा गया तो क्या हो जाएगा 5 × 4 आ जाएगा। अच्छा देखो 300 साल का सब निकाल लेंगे। अब मैं अगर इधर बात करती हूँ, इसको मैं यहाँ से रब करती हूँ, मैंने पूछा 400 साल में बताओ, तो हमें पता है 5 है, तो 400 साल में क्या हो जाएगा 5 × 4 20। क्या इसमें एक एक्स्ट्रा और होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 400वां साल क्या है, लीप ईयर है। तो ये क्या हो जाएगा 21, और इस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब इसमें एक भी ऑड डेज नहीं होते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो एक भी ऑड डेज नहीं होते हैं 400 वर्ष में। सबको इतनी बात क्लियर है? सारी बात क्लियर है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट थिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यही कि यही क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में दिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं कि हमारा कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं सेंचुरीज में बात करूँ तो हर 400 साल में हमारा कैलेंडर दोबारा रिपीट होता है। जैसे मैंने बोला कि 21 मार्च 2005 मैंने एक डेट लिखी, बताना है हमारा कैलेंडर कब रिपीट होगा, कौन सी सेंचुरी में। तो इसमें हम 400 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब 2405 में हमारा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। सबको बात क्लियर है? तो हर 400 ईयर में या 4 सेंचुरी में हमारा कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। सभी को पता होगा ये बात। ये आती ये दो चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में हमारा एक साल में कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो 2 तरह से होता है। एक हम बात करते हैं जब फुली रिपीट हो रहा है हमारा कैलेंडर, और दूसरा हम बात करते हैं पार्शियली रिपीट हो रहा है, मतलब आधा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस कैसे होते हैं, जब ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जाते हैं, मतलब 365 डेज से 365 डेज आते हैं, तो क्या होता है, हमारा कैलेंडर पूरा रिपीट होता है। साल में बात कर रही हूँ। और अगर 366 से 366 जाते हैं तो भी हमारा कैलेंडर क्या होता है, पूरा रिपीट होता है। और अगर पार्शियली रिपीट की बात करूँ तो जब कैलेंडर मेरा क्या होता है, 365 से 366 जाता है तो पार्शियली रिपीट, या 366 से 365 जाता है तो पार्शियली रिपीट होता है। कैसे क्या हो रहा है ये हम क्वेश्चन के थ्रू पूरा कंसेप्ट समझेंगे, इस पे क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट अब मैं क्या करूं, आपको समझ में तो आ गया ये सब कैसे रिपीट हो रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दोनों समझा रही हूं कि पार्शियली कैसे रिपीट होता है और फुल्ली कैसे रिपीट होता है। आइए देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2005 वर्ष का कैलेंडर आगे कब समान अवस्था में आएगा या कब रिपीट होगा, ऐसा पूछा गया है। अब हमने देखा रिपीट 2 तरह से होता है, एक होता है जब पूरा रिपीट हो रहा है, और एक हम बात करते हैं जब हमारा कैलेंडर पार्शियली रिपीट हो रहा है। कितनी चीज़ की बात करी गई है, हमने 2 चीज़ की याद करी है। इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कब पॉसिबिलिटी होती है पार्शियली। याद रखना, जब जनवरी या फरवरी, अभी तो हमें मंथ नहीं दिया हुआ है, जनवरी या फेब दिया हो तो पार्शियली की कंडीशन बनती है। और अगर मार्च अप्रैल दिसंबर तो हम डायरेक्ट फुल्ली का ही लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई मतलब मंथ नहीं दिया है तो हम दोनों का निकालेंगे। फुली में क्या करना है, जब हमें जो ईयर दिया है 2005, उसको 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया इसको ऊपर। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मेरे पास बचा, क्या बचा, 1 बचा। तो जब भी हमें चेक करना है कि पूरा संपूर्ण तरह से हमारा कैलेंडर कब समान अवस्था में आएगा, तो हमने क्या किया, 2005 को जो भी ईयर दिया हुआ है उसको हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर अगर हमारा 1, 0, 2, 3 इनमें से ही आना चाहिए। ये एक ट्रिक है, अगर मेथड से करो तो बहुत लंबा ट्रिक है, ये सबको याद होना चाहिए। 0 तो +28, 1 तो +6, 2 तो +11, 3 तो +11, सबको याद होना चाहिए। अब जब रिमाइंडर हमारा 1 आया, मतलब ये स्टेप हमें दिख रही है, 1 आया, ये हमारे सारे क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 1 आया तो जो भी हमारा वर्ष है उसमें 1 के आगे लिखा जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2011। मतलब हमारा जो कैलेंडर है 2005 वाला, वो 2011 में संपूर्ण तरह से क्या होगा,
क्या होगा, रिपीट होगा। सबको इतनी बात क्लियर है? तो जब भी ऐसे हमें चेक करना है तो फुल अगर चेक करना है कि पूरा रिपीट हो रहा है तो सबको समझ में आए क्या करना है, जो भी वर्ष दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2, 3 में से आना चाहिए। बात ये आती है अगर रिमाइंडर हमारा 4 आ गया तो क्या करेंगे, उसको फिर से 4 से डिवाइड कर दो। तो रिमाइंडर अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 आ गया, 3 से ज्यादा आ गया, इसको वापस 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 0, और 0 आएगा तो हमें पता ही +28 करना है। सबको ये बात क्लियर है? 3 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो उसको वापस 4 से डिवाइड कर दो। तो बहुत ही सिंपल है, ये टेबल याद होनी चाहिए और ये टेबल भी प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाएगी। 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर है उत्तम को इस वर्ष में जोड़ना है। अब चेक करना है पार्शियली रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बात करी 2005 की। अब मैं अगर एक बात करूं तो हम सब ने सीखा लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो कितने, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये चीज़ हम सबको पता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर 2005 की बात करूं तो 2005 जो है वो हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। समान वर्ष है मतलब इसमें टोटल कितने विषम दिन होंगे, 1 दिन होंगे। अब मैं बात करती हूँ 2006 की, तो 2006 जो है वो भी हमारा सामान्य वर्ष है, तो इसमें भी विषम दिन 1 होंगे। 2007 की बात करती हूँ, ये भी सामान्य वर्ष है, 1 विषम दिन होंगे। 2008 की बात करती हूँ तो ये हमारा लीप ईयर है, मतलब इसमें 2। अब आप सोचो कि मैम आप तो लिखे जा रहे हो नीचे, ऐसा नहीं है। जब तक लिखना है जब तक इन सबको जोड़ने पर हमारे पास टोटल 7 नहीं आ जाता। क्या अभी 7 आ रहा है, 3, 4, 5 ही आ रहा है। अब किधर चेक करेंगे, 2009 में, 2009 क्या लीप ईयर है, नहीं, तो 1 होगा। और फिर 2010 क्या लीप ईयर है, नहीं, तो इसमें भी 1 होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ने पर 7 आ गया। इसका मतलब 2010 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2011, उसमें हमारा कैलेंडर क्या होगा, पार्शियली रिपीट होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, हमें चेक कर लेना है कब कितने विषम दिन है, और उसके बाद जब इनको जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर 7 आ जाए तो वहाँ पर हमें स्टॉप कर देना है, और इसके जो भी नेक्स्ट वाला ईयर होगा उस वक्त हमारा पार्शियल होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे चेक करना है, पार्शियल या फुली, सबको समझ में आ गया? तो मैं एक क्वेश्चन देख रही हूँ, मैं अगले क्लास में सबको वेरीफाई करूँगी। सबको बताना है 5 जनवरी 2006 वाला कैलेंडर फुल्ली और पार्शियली कब रिपीट होगा। क्या तारीख दी है, 5 जनवरी 2006। इसको दोनों चेक करना, फुली भी चेक करना और पार्शियली भी चेक करना कि कब रिपीट होगा। सबको बात क्लियर है? तो ये आज का पूरा वीडियो का कंटेंट था। कल हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ाया गया है। ये वीडियोस देखने के बाद एक भी कंसेप्ट आपका इस टॉपिक का नहीं छूटेगा, सिर्फ आपको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।